नमस्कार दोस्तों। आज प्रीवियस प्रैक्टिस सेट की तरह आज एक सेट प्रैक्टिस करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 2 मार्च 2023 का यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, 2 मार्च 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है पेपर 1 का। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जैसे बाकी सेट में डीआई आता था, इसका भी डीआई आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन है आप लोग देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है कि द फॉलोइंग टेबल shows the income and expenditure in million rupees of 5 companies A, B, C, D and E in the year 2021. The percentage profit or loss of a company is given by, जो कोई भी कंपनी का जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस उसका परसेंटेज कैसे है ना, इस तरह क्या कहा है कि इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसके ऊपर आधारित बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल अभी क्वेश्चन को आंसर करना होगा। तो आप पहले डाटा को आप देख लीजिए किस तरह का डाटा दिया गया है यहाँ पर। तो जैसे डाटा दिया गया है हमारा, तो इस डाटा में कंपनी ए का जो इनकम है 35 मिलियन है, 2021 की बात हो रहा है, और एक्सपेंडिचर 45 है। बी का 50 है, एक्सपेंडिचर 40, 40, 50, 40, 30, 50, 45, इस तरह का इसका एक्सपेंडिचर लिखा गया है। अब जो है अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कंपनी डैश अर्न द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर 2021। 2021 में कौन सा कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया है। तो उसके लिए हर कंपनी का हमको डाटा असेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सा कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया है। तो प्रॉफिट का जैसे फार्मूला है, हम जानते हैं प्रॉफिट तभी होगा जब इनकम ज़्यादा होगा और एक्सपेंडिचर कम होगा। तो जहाँ जहाँ पर कंपनी में इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो वहाँ पर हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ इनकम देखिए कंपनी ए में 35 है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो ये क्वेश्चन का लिए वैलिड नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको क्वेश्चन पूछा गया है द कंपनी व्हिच कंपनी इज अर्न मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो ये कंपनी एक को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लॉस में चल रहा है। अब देखते हैं बी सी डी ई। इसमें देखिए 50 माइनस 40, यहाँ 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 10 मिलियन रुपीज़। यहाँ 40 माइनस 55 है ना, 40, ये एक्सपेंडिचर 45 है, तो ऑलरेडी ये लॉस में चल रहा है, तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। अब डी को देखते हैं, 40 माइनस 30, ये भी 10 का इसको प्रॉफिट है, 10 मिलियन का। अभी इसका देखिए 50 माइनस 45, इसको 5 मिलियन का प्रॉफिट है। अच्छा, हमको पूछा गया है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का जो अगर फॉर्मूला हम डालेंगे, तो जैसे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के लिए बात कह रहा है, तो तीनों कंपनी अगर देखेंगे हम, बी का है या डी का है या ई का है, ये तीनों कंपनी हमको प्रॉफिट देगा। एक तो बी देगा, सॉरी ये कर्सर जो है ठीक से काम कर नहीं कर रहा था, इसीलिए चलिए इसको इरेज कर दे रहा हूँ। हमको देखना होगा बी, डी और ई, ये तीनों कंपनी। तो बी का देखते हैं सबसे पहले, कंपनी बी का। अगर बी की हम प्रॉफिट की बात करें तो बी का प्रॉफिट कितना होगा, ना प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, ना बी का प्रॉफिट और लॉस होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो उसमें 10 है, पता किया था हम लोगों ने, डिवाइड बाई उसका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है, 40 है, इंटू 100। तो यहाँ पर 0 0 कट जाता है, 100/4 इक्वल टू 25। ये है 25% प्रॉफिट हो रहा है इसका। तो बी का ये 25% हो गया। अब देखते हैं हम डी का, सेम उसी हिसाब से डी का अगर निकाला जाए, डी का भी हमारा डिफरेंस आ रहा है 10/30 इंटू 100। तो यहाँ 0 0 कट जाएगा, 100/3, 100/3, 100/3, 100/3 मतलब कितना होगा, कट करने से 33 पॉइंट समथिंग, ठीक है,
ये 33 पॉइंट समथिंग यानी 33% मान के चलिए। अब बात करते हैं हम ई की। अगर ई की बात करते हैं तो ई का डिफरेंस कितना है 45 और 50 का 5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना था 45, एक्सपेंडिचर 45 इंटू 100, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, 5 को 45 में कट कर लीजिए, 9 होगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 9, तो ये होगा कितना 100 डिवाइडेड बाई 9 करने से ये हो जाएगा आपका 11% आ जाएगा, ये 11%। तो 11% बड़ा है, 33% बड़ा है, या 25% बड़ा है? जाहिर सी बात है कि 33% बड़ा है। दैट मीन्स कंपनी डी इज गेटिंग मोर प्रॉफिट इन द ईयर 2021। तो आंसर होगा 4, जो कि ऑलरेडी मेंशन हुआ है यहाँ पर आंसर में। तो समझ गए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में दिया गया है द कंपनीज ए एंड बी टुगेदर हैड ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए एंड बी टुगेदर। ए और बी का टुगेदर क्या लॉस और प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले ए का इनकम जोड़ लेते हैं, 35 और 50 इनकम कितना हो गया 85, और इधर देखिए 45 40 इनकम कितना हो गया, सॉरी 85 नहीं हुआ, 85 लिख लेते हैं पहले इसको, 35 और 50 ये दोनों को मिला के हो जाएगा 85, ये हो गया 85। और इधर देखिए 45 और 40 एक्सपेंडिचर, ये भी हो जाएगा 85। दैट मीन्स वो लोग 85 ही इनकम किया और 85 एक्सपेंडिचर भी कर दिए। तो क्या हो जाएगा, जितना इनकम हुआ उतना एक्सपेंडिचर भी हो गया, तो प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ। तो आंसर क्या होगा, देयर वाज नो प्रॉफिट और नो लॉस। आगे बढ़ते हैं। In 2021, the approximate percentage of profit loss for all the companies taken together। अगर सारे कंपनी की प्रॉफिट लॉस की बात किया जाए तो क्या होगा, प्रॉफिट कितना परसेंट का या लॉस कितना परसेंट का होगा। तो सारे कंपनी का मिलाना पड़ेगा हमको, इनकम क्या है और सारे कंपनी का एक्सपेंडिचर क्या है। तो मिलाइए, यहाँ पर मिलाने से आ जाएगा 5 5 4 9 4 13 5 18 3 21 215 मिलियन रुपीज। और यहाँ पर देखिए एक्सपेंडिचर 5 5 10 5 15 1 5 3 8 4 12 4 16 16 4 20 एक्सपेंडिचर हो गया 205। तो इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस है कितना 10 मिलियन। अगर 10 मिलियन इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट में आएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर क्या था 205 इंटू 100। अब 5 में काट लीजिए, 5 में अगर काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5 चौका 20 5 के 5, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 200 डिवाइडेड बाई 41। तो इसका आंसर आएगा आपका, अगर अप्रोक्सीमेट पूछा गया है यहाँ पर हमको, तो अप्रोक्सीमेट अगर डिवाइड करोगे इसका आएगा 5% प्रॉफिट। तो ये होगा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ द इनकम ऑफ कंपनी डी इन 2021 वाज 10% मोर। अगर कंपनी डी का जो 2021 का इनकम है वो 10% मोर देन इट्स इनकम इन 2020 में जितना इनकम था वो 2021 में 10% ज़्यादा है। डी का इनकम कितना है 40 मिलियन है। तो ये कह रहा है 40 मिलियन क्या है ना, ये 2021 का इनकम, ये जो इनकम हमारा 2020 में था, मान लीजिए x था, तो उसका 10% ज़्यादा है 40। तो ना इसका मतलब क्या है 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10%। एक्स का 10% कितना है x बाई 10 होगा। तो अगर इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे आप, तो इसका सिंप्लीफिकेशन में x का वैल्यू आ गया कितना 400 डिवाइडेड बाई 11। 400 डिवाइडेड बाई 11 कितना है, अगर इसको कट करोगे तो 36 पॉइंट समथिंग आएगा, 36 पॉइंट समथिंग, ठीक है।
तो 36 पॉइंट समथिंग आएगा ये उसका आंसर। तो ये हो गया आपका इनकम कब का, 2020 का इनकम है। अब एक्सपेंडिचर की बात क्या कह रहा है ना, द कंपनी हैड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 20% इन 2022, देन इट्स एक्सपेंडिचर इन 2020 में कितना है अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेट पूछा गया है, तो हमको निकालना होगा एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट कितना हो रहा था, 20% प्रॉफिट हुआ था, तो फार्मूला के हिसाब से 20 इज इक्वल टू यहाँ पर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है। तो इनकम क्या था हमारा इतना 36, तो 36 माइनस यहाँ 36 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट पूछा गया है तो इसलिए मैं 36 से माइनस कर रहा हूँ। तो 36 माइनस एक्सपेंडिचर क्या है y, मान लीजिए y ले लीजिए एक्सपेंडिचर, y डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर y इंटू 100। ठीक है, अब इसको y को इधर अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20y इज इक्वल टू 3600। ठीक है, 3600। ये एक पेपर में इसका नहीं हो पा रहा है एक पेज में, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे आप, आंसर आपका 2 आएगा। ठीक है, 30.30 आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना। जिस प्रोसीजर में गया था मैं उसी प्रोसीजर में आप जाना, वैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप करके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही आएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि कंपनी ई की बात हो रहा है यहाँ कि द एक्सपेंडिचर हैड इंक्रीज बाय 20% इन ईयर 2021। ये कह रहा है कि जो 2020 में एक्सपेंडिचर था उससे ज़्यादा 20% जो है 21 में एक्सपेंडिचर हो रहा है। एक्सपेंडिचर कितना था, 45 था, तो 45 इज इक्वल टू जो एक्सपेंडिचर था x था मान लीजिए, तो x से कितना परसेंट, 20%। x का 20% कितना होगा, x बाई 5, तो x प्लस x बाई 5 होगा 45। दैट मीन्स अगर x को इसको सिंप्लीफाई करें तो 45 इंटू 5 करने से 5 5 20 225 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका 6x इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, x इज इक्वल टू आप अगर 25 को x में काटोगे तो 6 18 4 45 6 7 42 है ना, 37.5 आएगा। ये आएगा आपका 37.5, तो ये 37.5 आएगा। तो ये आपका इनकम आ जाएगा, सॉरी एक्सपेंडिचर। अब क्या कह रहा है, द कंपनी हैड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% प्रॉफिट गेन किया है उस साल में। तो 10 इज इक्वल टू जो आपका प्रॉफिट गेन किया है, तो प्रॉफिट गेन किया है तो इनकम ज़्यादा है, तो इनकम मान लीजिए y ले लीजिए आप, इनकम को मान लीजिए y ले लीजिए। तो इनकम को अगर हम y ले लेंगे तो क्या होगा, तो इनकम को अगर y लेंगे यहाँ पर, तो y माइनस एक्सपेंडिचर कितना था 37.5। ठीक है, 37.5 डिवाइडेड बाय क्या था एक्सपेंडिचर कितना है y इंटू 100। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे दोस्तों, ठीक है, 10 है y माइनस 37/5 बाई y 100, ये y जो है 10y हो जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका आंसर 3 आएगा, 41.25। बहुत सिंपल है, आप करके देख सकते हो। अब आते हैं, DI खत्म हो गया, अभी जनरल क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, पहला 2 स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1, इन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन the overall performance of the students are reported to parents at the end of the year। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में स्टूडेंट का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो रिपोर्ट किया जाता है पेरेंट को आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, पूरा साल का ख़त्म होने पे। ऐसा है क्या, ये बिल्कुल नहीं है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में ऐसा नहीं होता है।
Summative evaluation. In summative evaluation, the teacher clarifies the doubt of the students in the class itself. Summative evaluation में the teacher clarifies the doubts. जो टीचर जो है डाउट को क्लैरिफाई करता है स्टूडेंट का हर डाउट को क्लास में, उसी क्लास में. ये भी गलत है, तो आंसर होगा 2. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 एंड 2, अभी उसका ट्रू और फॉल्स हम देखेंगे. स्टेटमेंट 1, स्वयं इज ए प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिजाइन्ड टू अचीव द 6 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी. स्वयं एक प्रोग्राम है जो कि भारत सरकार के द्वारा इनिशिएट किया गया है और ये इसीलिए डिजाइन किया गया है कि 6 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी का जो 6 कार्डिनल प्रिंसिपल है उसको अचीव करने के लिए बनाया गया है. तो ये फॉल्स है, ये गलत है. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? स्वयं हैज बीन डेवलप्ड कोऑपरेटिवली बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल विथ द हेल्प ऑफ इन्फोसिस. ये भी गलत है, तो ये आंसर आएगा आपका 2. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स. नेक्स्ट, which of the following is said to occur without reinforcement of particular responses and seems to involve changes in the OS information is processed. इनमें से कौन सा which of the following is said to occur, ये कौन सा जो है occur करता है, होता है without reinforcement of particular responses. कोई भी response particular response को बिना reinforce करते हुए and seems to involve changes in the OS information is processed. और ऐसा लगता है seems to involve changes in the way information is processed. तो information जैसे प्रोसेस होता है उसको ऐसे ही लगता है कि चेंजेस हो रहा है information जो प्रोसेस होता है. तो ऐसे कौन सा? पैसिव लर्निंग में, लैटेंट लर्निंग में, एक्टिव लर्निंग में, इनसाइड लर्निंग में. यह है लैटेंट लर्निंग. लैटेंट लर्निंग में क्या होता है ना, ये अकर करता है विदाउट रेनफोर्समेंट ऑफ पर्टिकुलर रेस्पॉन्सेस. किसी पर्टिकुलर रेस्पॉन्स का बिना रेनफोर्समेंट किए हुए, सुदृढ़ीकरण किए हुए, ठीक है, और ऐसा प्रतीत होता है सीम्स टू इन्वॉल्व चेंजेस इन द वेज इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड. कुछ चेंजेस होते हुए ये इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस हो रहा है करके पता लगता है. तो ये लैटेंट लर्निंग में ऐसा होता है. अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड Siu-Flechteil Parker, according to Brown and Siu-Flechteil Parker, which of the following are the elements of cooperative learning? इनमें से कौन सा एलिमेंट्स है कोऑपरेटिव लर्निंग की? इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, डेमोन्स्ट्रेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रुप प्रोसेसिंग, सोशल स्किल्स. आंसर इसका होगा 3, A, D एंड E. ए में है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी. आप कभी कोऑपरेटिव लर्निंग में ये फीचर्स है उसका, है ना, एलिमेंट्स है. क्या क्या एलिमेंट्स है? पहला एलिमेंट हो गया आपका इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी. सेकंड हो गया आपका डी में आपका है ग्रुप प्रोसेसिंग, जिसमें स्टूडेंट्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है. और ई सोशल स्किल. तीनों जो है कोऑपरेटिव लर्निंग का एलिमेंट्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. 2 स्टेटमेंट दिया गया है. पहला स्टेटमेंट, गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर. गुड टीचिंग जो है वो फॉर्मल नेचर का होता है, जबकि ये गलत है, ये इनफॉर्मल भी होता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग. टीचिंग और ट्रेनिंग के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि डिफरेंस है. ट्रेनिंग, देखिए, ट्रेनिंग एक ऐसा स्किल है, ऐसा एक्टिविटी है जो किसी प्रोफेशन में जब एक लिटरेट पर्सन, कोई भी एक लिटरेट पर्सन जब कोई जॉब हासिल करता है, ठीक है, हासिल करने के बाद पर्टिकुलर प्रोफेशनल स्किल गेन करने के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है. और टीचिंग क्या है? टीचिंग एक होलिस्टिक अप्रोच है. इसमें एक स्टूडेंट को तैयार किया जाता है पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाने के लिए. तो टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों डिफरेंट है.
तो ये भी गलत है आपका। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो आंसर विल बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट, ए कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस इज ड्रॉन फ्रॉम द implication of a prediction theory, spurious relation, time order. Answer is theory. A conceptual hypothesis is drawn from the implication of theory. In inductive approach, theory is generated out of simple observation, research done, field note, another theory. Answer research done. ये होगा आपका आंसर, रिसर्च डन। इन इंडक्टिव अप्रोच थ्योरी इज जनरेटेड आउट ऑफ रिसर्च डन। रिसर्च जो होता है, रिसर्च होने के बाद का जो रिजल्ट आता है, तो उससे ही इंडक्टिव अप्रोच थ्योरी बन। व्हेन ए सैंपल्ड इंडिविजुअल इज ऑब्जर्व्ड ओवर ए प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, इट इज कॉल्ड। कौन सा सैम्पलिंग कहते हैं? जब कोई सैंपल्ड इंडिविजुअल, उसको ऑब्जर्व किया जाता है ओवर ए प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम, कोई प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम, पहले से ही निर्धारित किया हुआ टाइम पीरियड में उसको ऑब्जर्व किया जाता है कोई भी सैंपल्ड इंडिविजुअल को, तब वो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जो की जाती है ना, टाइम पीरियड निर्धारित समय के अनुसार कोई सैंपल्ड इंडिविजुअल को जब ऑब्जर्व करते हैं रिसर्चर, तब इस तरह का सैम्पलिंग को कौन सा सैम्पलिंग कहते हैं? फोकस सैम्पलिंग, ऑब्जर्व सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग। ये होगा फोकस सैम्पलिंग, क्योंकि आप फोकस करते हैं, कोई भी सैंपल्ड इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करते हैं आप, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जो कि प्री डिटरमाइंड है और स्ट्रक्चर्ड भी है, तो ये होगा फोकस सैम्पलिंग। आगे बढ़ते हैं। इन एथनोग्राफिक रिसर्च द रिसर्चर इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन ए डैश ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक एथनोग्राफिक रिसर्च प्रोसेस में जो रिसर्चर होते हैं, गवेषक होते हैं, वो इन्वॉल्व करते हैं उनको इन ए डैश ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इन ए फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल कैंपेन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सोशल डेटिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन है उसमें वो एथनोग्राफिक रिसर्च में रिसर्च अपने आप को इन्वॉल्व करता है? आंसर 4, सोशल सेटिंग में। कोई भी सोशल सेटिंग में जब इन्वॉल्व करता है अपने आप को, तब उसको कहते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दी गई है। पहला स्टेटमेंट, द डबल ब्लाइंड प्रोसीजर इज एन इफेक्टिव सॉल्यूशन टू द इशू ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायस इन द रिसर्च। डबल ब्लाइंड प्रोसीजर इज एन इफेक्टिव सॉल्यूशन, एक प्रभावशाली सॉल्यूशन है टू द इशू ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायस इन रिसर्च। कभी भी कोई भी रिसर्चर जब एक्सपेरिमेंटर का बायस बन जाता है, भेदभाव करता है एक्सपेरिमेंटर का, तब वो डबल ब्लाइंड प्रोसीजर जो इफेक्टिव माना जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। और सेकंड स्टेटमेंट जो है, द प्रॉब्लम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल बायस कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय नॉन वर्बल क्यूइंग ऑफ द पार्टिसिपेंट है, उनको अगर नॉन वर्बल क्यूइंग करा जाए तभी भी एक्सपेरिमेंटल बायस जो है उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें आंसर होगा 3, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में क्या है? ट्रू जो है आपका स्टेटमेंट 1 ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। डबल ब्लाइंड प्रोसीजर जो है इफेक्टिव सॉल्यूशन है, किस मुद्दे के लिए ना, जब एक्सपेरिमेंटल बायस पाया जाता है रिसर्च में, तब उसमें वो सक्सेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो पॉइंटर ले लेते हैं। तो ये सेकंड मीडियाज कहा जाता है। वन ऑफ द फीचर ऑफ द ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन इज दैट इट इज स्टैटिक फॉर द ऑडियंस। जो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन होता है ऑडियंस के लिए कैसा होता है? स्टैटिक होता है, हिडन फ्रॉम द ऑडियंस, ऑडियंस से छुप के वो रहता है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। हाई ब्रो फॉर द ऑडियंस, लाइव फॉर द ऑडियंस। ये ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन जो है हमेशा लाइव फॉर द ऑडियंस रहता है। नेक्स्ट, कूल मीडियम हैज द फीचर ऑफ, कूल मीडियम का क्या फीचर रहता है? हैज द फीचर ऑफ हाई डेफिनेशन, हाई पार्टिसिपेशन, इट प्रोवाइड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रेंड्स नॉट टू बी सप्लीमेंटेड बाय हॉट मीडिया, सप्लांटेड बाय हॉट मीडिया। ठीक है, ये कूल मीडियम का क्या क्या फीचर होता है? ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें कूल मीडियम किसे, उसका क्या क्या सुविधाएं रहते हैं, फीचर्स रहते हैं,
विशेषताएं रहते हैं। पहला है हाई डेफिनेशन का होता है, दूसरा हाई पार्टिसिपेशन, इसमें सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये कम से कम इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। ट्रेंड्स नॉट टू बी सप्लीमेंटेड बाय हॉट मीडिया, हॉट मीडिया से ये सप्लीमेंट, हॉट मीडिया को सप्लीमेंट नहीं करता है। सप्लांटेड बाय हॉट मीडिया, हॉट मीडिया के द्वारा ही सप्लांट किया जाता है। तो इसमें से आंसर होगा आपका 3, बी सी एंड ई, ओनली बी सी एंड ई, ये तीनों आंसर सही होगा। पहला हाई पार्टिसिपेशन है इसमें कूल मीडियम में, और आपके स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, और ये सप्लांटेड बाय हॉट मीडिया होता है, तो उसको कूल मीडियम कहते हैं। चलिए आगे हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट और इन्फ्लुएंस द लिसनिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है और इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है किसको, लिसनिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो सुनने का कला है, सुनने का कौशल है, उसको ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। क्या है ना, स्टूडेंट प्रोटोकॉल, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट, थर्ड स्पीड ऑफ स्पीच, फोर्थ टाइमिंग ऑफ स्पीच, नेक्स्ट द रीजनल एसेंट। तो इसका आंसर होगा बी सी डी एंड ई, ऑप्शन 3, सी डी एंड ई, सी डी एंड ई, स्पीड ऑफ स्पीच। अगर क्लासरूम में ज़्यादा स्पीड में बोल दिया जाएगा तो जो स्टूडेंट्स है वो समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए स्पीच का जो फ्रीक्वेंसी है, स्पीच का वर्ड टू वर्ड जो गैपिंग है, सेंटेंस टू सेंटेंस गैपिंग है, जो पज है वो मेंटेन होना चाहिए, तो नहीं तो लिसनिंग बाधित होगा। टाइमिंग ऑफ स्पीच, स्पीच का टाइमिंग भी लिमिटेड होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग अगर स्पीच होगा तो स्टूडेंट जो है बोर हो जाएंगे, वो आपका जो है स्पीच को नहीं सुनेंगे, उनका कंसंट्रेशन जो है नहीं रहेगा, तो इसलिए वो भी सही है। नेक्स्ट द रीजनल एसेंट, ये भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर कोई भी साउथ इंडिया का स्टूडेंट अगर नॉर्थ इंडिया में बैठ जाए पढ़ने के लिए, तो नॉर्थ इंडिया का लैंग्वेज उसको समझने में दिक्कत होगा। तो लैंग्वेज इज ऑल्सो ए बैरियर, लैंग्वेज एक ऐसा बैरियर है कम्युनिकेशन में, बाधित करता है, तो इसलिए रीजनल एसेंट भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है लिसनिंग स्किल को। अगर रीजनल लैंग्वेज बोलोगे, जिस उस रीजन का बंदा होगा तो वो अच्छे से समझ पाएगा, अदर कोई रीजन का बंदा होगा तो नहीं समझ पाएगा, तो ये तीनों जो है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 and 2, 1 द पावर एलाइट्स by controlling the communication media extend their hegemonic rule further is a statement of myth. The power elites by controlling the communication media extend their hegemonic rule for further is a statement of myth, ये myth का statement भी है। Through communication media they always plan to win over the common publics and continue to overload them. स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि द पावर एलाइट्स बाय कंट्रोलिंग द कम्युनिकेशन मीडिया, जो पावर कम्युनिकेशन मीडिया को कंट्रोलिंग करने में मिलता है, एलाइट की जाती है कम्युनिकेशन मीडिया को, वो एक्सटेंड करता है देयर हेगेमोनिक रूल, वो उनका हेगेमोनिक रूल को एक्सटेंड करता है, जो कि एक स्टेटमेंट ऑफ मीथ, ये एक मीथ है, ये एक ऐसा मीथ है जो कि ट्रू नहीं है, एक अंधविश्वास मान के चलिए, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडिया को जो पावर है, कंट्रोलिंग एलाइट पावर है, वो हेगेमोनिक रूल करता है उनको, उन लोगों का, तो ये मीथ है, जबकि ये फॉल्स है ना। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, ये फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2 कह रहा है थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया दे ऑलवेज प्लान टू विन ओवर द कॉमन पब्लिक्स। कम्युनिकेशन मीडिया क्या करता है, दे ऑलवेज प्लान टू विन ओवर कॉमन पब्लिक्स, कॉमन पब्लिक पे वो विन करना चाहते हैं, एंड कंटिन्यू टू ओवरलोड देम, हमेशा ओवरलोड करने का कोशिश भी करते हैं, ये सही है। तो आंसर विल बी ऑप्शन 4। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, ए सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट इन 2 years
कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट 2 साल में एट सम सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 10,000। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो टी हो गया आपका कितना 2 ईयर, टी हो गया 2 ईयर। और सर्टन प्रिंसिपल अमाउंट मतलब पी, प्रिंसिपल अमाउंट जो है पी है, ये पी है, बिकम्स 10,000। बिकम्स 10,000 मीन्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों मिलके। तो आई कितना हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट कितना हो गया 10,000 माइनस पी, तो आई हो जाएगा 10,000 माइनस पी। एंड द सेम प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 11,000 इन 3 ईयर्स। जो ये सेम प्रिंसिपल अमाउंट पी जो है, जब टी 3 साल का होता है, टी जब 3 साल का होता है, पी सेम पी है, ठीक है ना। और आई कितना हो जाता है इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाता है 11,000 माइनस पी, 11,000 माइनस पी। ये दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी पी और आई की बात कह रहा है, तो ये दोनों जो है आराम से निकाल सकते हैं। जो हमारा फार्मूला ऐसा डालेंगे कि I1 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल समान है हमारा, बराबर है पी टी, टाइम पीरियड वैरी करता है T1, रेट ऑफ इंटरेस्ट वैरी नहीं करता है, सेम है पी T1 R बाई 100। और I2 क्या है, I2 है आपका प्रिंसिपल सेम है पी T2 R डिवाइडेड बाई 100। अब ये दो इक्वेशन में दो अननोन वेरिएबल है, इधर I1 T1 अननोन है, इधर T2 I2 अननोन है, ठीक है। तो 2 इक्वेशन में 2 अननोन है, तो ये आराम से आप वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें जो वैल्यू है आप डालोगे, ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको, तो वैल्यू डालने के लिए आपको जो नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल जो इक्वेशन है, जब 2 अननोन 2 फैक्टर रहता है तो आराम से आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 100 I1 इज इक्वल टू PR T1। सेम इसी तरह का 100 I2 इक्वल टू PR T2। तो इसको सिंपली है सॉल्व करना, आप लोग कर सकते हैं। यहाँ रफ के लिए दिक्कत हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर 4 होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा 4, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 4, 8,000 and 12.5%। Raman said Aman that boy playing football there is a younger brother, younger of the two brothers of the daughter of my father's wife. रमन, ये हो गया रमन, ये हो गया अमन, ठीक है। रमन सेड टू अमन दैट, ये बोल रहा है, रमन बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है। रमन सेड टू अमन दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ एक बॉय है, ठीक है, यहाँ एक बॉय है जो कि फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है वो है, ये उसको दिखाते हुए कह रहा है द बॉय प्लेइंग फुटबॉल देयर इज यंगर ऑफ, ये छोटा है, किससे छोटा है, द यंगर ऑफ 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर, यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स, ये 2 भाई है, 2 भाई से ये छोटा है, ठीक है ना, ये छोटा वाला है। 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई, ऑफ द डॉटर ऑफ माई, ये एक डॉटर है, डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, उसका फादर्स का वाइफ क्या है, उसका बेटी है। द डॉटर 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर्स ऑफ माई फादर्स वाइफ, मतलब ये मेरे बहन है, ये मेरा बहन है, बहन का 2 भाई में से ये एक भाई है, ठीक है।
तो इसका आंसर आएगा ब्रदर होगा, क्योंकि ये भाई ही होगा इसका, क्योंकि दो भाई है, ठीक है। ऑलरेडी ये एक भाई बन गया और ये एक भाई है, ये इसका बहन है, ठीक है। तो ये ब्रदर ही होगा आंसर। गाल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, कोई भी गाल एक पॉइंट पी से स्टार्ट कर रहा है। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन के लिए हमेशा हम डायरेक्शन देख लेते हैं, ऐसा बना देते हैं ईस्ट वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट पी से मूव कर रही है, एक लड़की जो है पी से मूव कर रही है। गर्ल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट पी एंड वॉक्स 10 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर को, ठीक है। ऐसे इधर को, यहाँ से इधर को जा रही है, कितना 10 मीटर, 10 मीटर गई। तो पॉइंट पी जो है ये है, ठीक है। ये हो जाएगा पॉइंट पी, आपका पॉइंट पी आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा पॉइंट पी। पॉइंट पी से नॉर्थ वेस्ट में, सॉरी नॉर्थ वेस्ट इधर गया, नॉर्थ वेस्ट इधर को जाएगा, गलत को ना दिया हमने। तो आपको इधर जो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होने चाहिए, इधर को कितना मीटर गया 10 मीटर। आप लोग पेपर और पेन में इसको आराम से कर सकते हैं। एंड रिचेस पॉइंट क्यू, ये पॉइंट क्यू में पहुंच गई। सी देन टर्न्स टू हर लेफ्ट, यहाँ पर अपना लेफ्ट को गई, लेफ्ट को आई, ठीक है। लेफ्ट को कितना मीटर गई 10 मीटर, सेम 10 मीटर आई। तो नॉर्थ वेस्ट में गई थी, अभी किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में आई, तो इधर वेस्ट आ गई, तो यहाँ पर 10 मीटर आ गई, पॉइंट आर में पहुंच गई, ठीक है। व्हिच इज डायरेक्टली वेस्ट वर्ड टू द पॉइंट पी, पी क्या डायरेक्टली वेस्ट वर्ड है, ठीक है। सी अगेन मूव टुवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फिर गई, इधर को इस डायरेक्शन में आई, कितना 10 मीटर गई, ठीक है। और रिचेस पॉइंट एस, एस पॉइंट में पहुंच गई, ठीक है। व्हिच इज डायरेक्टली साउथवर्ड टू द पॉइंट क्यू, क्यू का डायरेक्टली साउथवर्ड, सही है। इधर क्यू है, इधर देखिए साउथवर्ड है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट एस, इस पॉइंट से टर्न्स टुवर्ड्स पॉइंट पी, पी की तरफ गया और 10 मीटर्स पहुंच गए, तो ये भी 10 मीटर में पहुंच गई। व्हाट इज द शेप ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर पी क्यू आर एस, अभी ये पूछ रहा है पी क्यू आर एस जो ज्योमेट्रिकल फिगर बना उसका क्या शेप है। ये देखिए यहाँ साइड 10, ये 10, ये भी 10, ये भी 10, तो चारों साइड 10 है और सारे जो है ये एंगल भी 90 है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या स्क्वायर। इन सर्टन कोड लैंग्वेज ट्रबल, ट्रबल को कैसे कोडिंग किया गया है, TR, ठीक है, OUBLE, ट्रबल। तो टी को उसने सेकंड लेटर में लिखा है, फास्ट को सेकंड में ले लिया टी, और इधर लास्ट को फास्ट में ले आया, लास्ट लेटर को जो है फास्ट में ले आया है। तो सेम उस तरह का करेंगे हम, इधर एम को फास्ट में ले आएंगे, प्रॉब्लम को सेम कोडिंग करने के लिए। और टी जो है पहला लेटर, यह का पी जो है सेकंड में गया है इधर, तो पी आ जाएगा सेकंड में, MP आ जाएगा। नेक्स्ट ओ को थर्ड लेटर था, उसको रखा है कहाँ पर, सेकंड लास्ट में, तो सेकंड लास्ट में रखेंगे ओ को, तो ओ को रखेंगे सेकंड लास्ट में, ठीक है ओ। अब यू, यू जो है बीच में था, यहाँ पर बी बीच में था, यू को कहाँ रखा है उसने, लास्ट में रखा है, तो जो बी को आप लास्ट में रखोगे, ठीक है। अब बी लास्ट में आ गया एल, जो चौथा लेटर है यहाँ का, चौथा लेटर क्या है, यू है, सॉरी बी है, TRO हो गया, पहले टी था, दोबारा देख लेते हैं, दोबारा से इसको ट्राई कर लेते हैं। टी जो है फर्स्ट लेटर था, उसको उसने सेकंड में रखा, हम यहाँ पर फर्स्ट लेटर पी को सेकंड में रखे। सेकंड लेटर आर था,
यहाँ पर आर को उसने कहाँ रखा है, कहाँ रखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में रखा है। तो हमारा जो सेकंड आर है इसको भी हम किस में रखेंगे, फोर्थ में रखेंगे, यहाँ पर आर फोर्थ में। ठीक है, अब ओ और यू का हो गया, यहाँ पर ओ और बी का भी हो गया। अब एल फिफ्थ लेटर, यहाँ पर जो फिफ्थ लेटर बी है उसको फिफ्थ में ही रखा है, तो हमारा जो फिफ्थ लेटर है एल ये फिफ्थ में ही रहेगा। ठीक है, कहीं गलत हो रहा है, ऑप्शन इसका ये होगा आंसर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इसी प्रोसीजर में भी किया जाएगा, बट यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, कीजिए तो उसी हिसाब से हम करेंगे। तो आंसर आपका 3 होगा, ये होगा एम पी ई। माउस पॉइंटर से ये हमेशा क्लियरली नहीं हो पा रहा है दोस्तों, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप लोग इसको अपने से सॉल्व कर सकते हैं। MPERLOB होगा। ये जैसे ही पोजीशन चेंजेस है, इसका भी आप सेम पोजीशन चेंजेस करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें सीरियली दिया गया है, एक सीरीज है, नंबर दिया गया है। अब इस सीरीज में आपको देखना है, इस सीरीज में कि जो लास्ट नंबर क्या आएगा। तो इसका आंसर होगा 11181.25। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। जैसे 15 गुना 15 ये 225 होगा, डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 225 गुना 45, 235 गुना 45 करोगे तो ये आएगा डिवाइडेड बाई 10। 45 गुना ये करोगे डिवाइडेड बाई 10, इस तरह का होगा, आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। Although I am very happy to win the lottery, I am also a little worried. The last time I had won a lottery, my pocket was picked in the next morning. Which logical fallacy is committed in the above argument? Although I am very happy with win the lottery, I am also little worried. मैं फिर भी थोड़ा व्यस्त था, worry था। The last time I had won a lottery, my pocket was picked in the next morning. Because जब पिछली बार मुझे लॉटरी ओन किया था, मेरा पॉकेट मार हो गया था नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो ये पोस्ट हक या हास्टी जनरलाइजेशन या रेड हेरिंग फॉल्स अल्टरनेटिव। तो ये आंसर होगा पोस्ट हक, ऑप्शन 1। ये इस तरह का फालासी इसमें यूज हुआ है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट है कौन सा स्टेटमेंट? ऑल एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, no polluting vehicles are aeroplanes. All aeroplanes are polluting vehicles. No polluting vehicles are aeroplanes. All non-polluting vehicles are non-aeroplanes. No aeroplanes are non-polluting vehicles. तो आंसर होगा A, C, D। ये इक्विवेलेंट हो रहे हैं A, C और D। कैसे ना? ऑल एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, सारे एरोप्लेन जो है पॉल्यूटिंग व्हीकल है। तो जो सारे एरोप्लेन अगर पॉल्यूटिंग व्हीकल है तो ऑल नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स आर नॉन एरोप्लेन्स। अगर सारे एरोप्लेन अगर पॉल्यूट कर रहे हैं तो जो नॉन पॉल्यूट करने वाले व्हीकल है वो नॉन एरोप्लेन है। सी सही है। अब डी क्वेश्चन है, डी स्टेटमेंट है नो एरोप्लेन्स आर नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। सही है, क्योंकि स्टेटमेंट ए में ऑलरेडी बोल दिया गया है कि सारे एरोप्लेन जो है पॉल्यूटिंग व्हीकल है, तो कोई भी एरोप्लेन जो है ऐसा नहीं है कि जो नॉन पॉल्यूटिंग है। ठीक है, तो ACD जो है फॉलो करेगा इसका। नेक्स्ट, if the statement all aeroplanes are polluting vehicles is given true, ये true माना जाता है, then which of the following statement can be immediately inferred to be true? immediately उसको true हम मान सकते हैं। no aeroplanes are polluting vehicles, all aeroplanes जब polluting vehicle है तो no aeroplane polluting vehicle की बात ही नहीं होता है। some aeroplanes are polluting vehicles, all aeroplanes are polluting vehicles मतलब कुछ एरोप्लेन जो है polluting vehicles हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड स्टेटमेंट उसमें दिया गया सम एरोप्लेन्स आर नॉट पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। ऑलरेडी दिया गया है ऑल एरोप्लेन पॉल्यूटिंग, तो सम नॉट पॉल्यूटिंग में नहीं आएगा। ठीक है ना?
नो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स आर एरोप्लेन्स, कोई भी पॉल्यूटिंग व्हीकल्स एरोप्लेन्स नहीं है, ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली अगर देखेंगे इमीडिएट इन्फर जो है यही होगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन है यहाँ पर ऑल एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल, तो हम यही मानेंगे कि सम एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। तो आंसर विल बी Which of the following propositions are so related that they cannot both be false although they may be both true? इनमें से कौन सा proposition are so related that they cannot both be false, वो दोनों गलत नहीं हो सकते, although they may be both true, दोनों true हो सकते हैं। ठीक है, some cars are polluting vehicles, some cars are not polluting vehicles, all cars are polluting vehicles, no cars are polluting vehicles, आंसर विल बी 2। क्योंकि देखिए सम कार्स आर पॉल्यूटिंग है, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि सारे पॉल्यूटिंग नहीं है, कुछ पॉल्यूटिंग है। सम कार्स आर नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पहला स्टेटमेंट में कहा गया है कि कुछ कार जो है पॉल्यूट कर रहे हैं, तो सारे कार पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं, तो आंसर ये होगा ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय, which of the following argument involves the fallacy of आश्रय सिद्धा, आश्रय सिद्धा है ना। द स्काई लोटस इज फ्रेगनेंट बिकॉज इट इज ए लोटस लाइक द लोटस ऑफ लेक, साउंड इज नॉट एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। तो न्याय जो है स्कूल ऑफ लॉजिक है, उस लॉजिक स्कूल ऑफ लॉजिक के हिसाब से ये आश्रय सिद्ध मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रय करते हुए सिद्ध करते हैं। कौन सा फलासी? पहला द स्काई इज लोटस, द स्काई लोटस इज फ्रेगनेंट, तो स्काई लोटस जो है वो सुगंधदार है, अच्छा खुशबूदार है, बिकॉज क्योंकि इट इज ए लोटस लाइक द लोटस ऑफ ए लेक, जैसे लोटस लेक का जो लोटस होता है उसी तरह होता है, तो इसके ऊपर आश्रय करता है, लोटस के ऊपर आश्रय करता है कि लेक के ऊपर आश्रय करता है, तो ये स्टेटमेंट 1 होगा। नेक्स्ट, इन ICT which one of the following pairs of acronym and its expansion is incompatible? ICT में कौन सा पेयर ऑफ एक्रोनिम जो है एंड इट्स एक्सपेंशन, एक्रोनिम और इसका एक्सपेंशन इनकम्पेटिबल है, कंपेटिबल नहीं है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये सही है, URL यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर ये भी सही है, ब्लॉग वी लॉजिक ये सही नहीं लग रहा है, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सही है, तो ये गलत है, वी लॉजिक नहीं होगा। ब्लॉग बेसिकली क्या होता है, जो इंटरनेट में कोई भी आप आर्टिकल कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख के अगर आप अपना शेयर करते हैं पोस्ट करते हैं तो उसको ब्लॉग कहा जाता है। अगर वो वीडियो फॉर्म में होता है तो व्लॉग कहा जाता है, तो उसका फुल फॉर्म है नहीं है, तो ये आंसर 3 होगा। ए फोटोग्राफ ऑक्युपाइज 10 MB ऑफ स्टोरेज, फोटोग्राफ जो है 10 MB स्टोरेज ऑक्युपाई करता है। ए मेमोरी स्टिक विथ 4 GB कैपेसिटी कैन स्टोर अप्रोक्सीमेटली डैश सच फोटोग्राफ्स, कोई भी 4 GB कैपेसिटी का जो मेमोरी है वो कितना इस तरह का फोटो को ऑक्युपाई कर सकता है, तो आंसर होगा 400। आप 4 GB, सबसे पहले हमको जानना होगा 1 GB इज इक्वल टू हाउ मच MB, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, ठीक है। 4 GB इज इक्वल टू, इसको 4 गुना कर दीजिए, होने से कितना होगा 6840, ठीक है, 4086 MB। तो हमारा 10 MB का एक फोटो का कैपेसिटी है, तो 4086 में MB में कितने फोटो आएंगे, तो इसमें डिवाइड कर दो आप 10 डिवाइड करने से आ जाएंगे आपका 408.6, मतलब 408 फोटो आ जाएंगे मिनिमम, 408 तो है नहीं, तो यहाँ 400 है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट यहाँ दिया गया है, अप्रोक्सीमेट मतलब अनुमानिक, तो अनुमानिक 400 फोटो रह जाएंगे। नेक्स्ट, यू कैन रीड फ्रॉम एंड राइट टू राम, you can read from and write to Ram, whereas you
कैन रीड फ्रॉम ROM बट यू कैन नॉट राइट टू ROM। स्टेटमेंट 1 ये जो है ट्रू होगा। यू कैन रीड फ्रॉम एंड राइट टू RAM, ठीक है, रीड फ्रॉम उससे रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं RAM में। फिर आज यू कैन रीड फ्रॉम ROM से आप रीड कर सकते हैं क्योंकि वो रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है, बट यू कैन नॉट राइट टू ROM में आप लिख नहीं सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें केवल रीड ओनली का फीचर है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है ट्रू है। अब स्टेटमेंट 2 की बात कर रहे हैं। CD-ROM स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट CD-RW जो है इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, R फॉर री, W फॉर राइटेबल, रीराइटेबल, एंड कैन बी रिटन टू एंड मॉडिफाइड मेनी टाइम्स। रीराइटेबल है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं मेनी टाइम्स। व्हेयरएज CDR कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल stands for compact disk recordable and R here indicates that disk is recordable once only। सही बात है, वो जो है यहाँ पर CDR होता है तो compact disk recordable वो सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है, उसमें राइटेबल नहीं होता है, तो ये भी ट्रू है। तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ऑप्शन 1 will be correct। यूजिंग ribbon in MS Word software, the word count command feature displays the number of words as well as the number of dash in the current document। line, character, paragraph। तो आंसर 4 A, B and C तीनों, ये तीनों जो है आप काउंट कर सकते हैं यूजिंग रिबन जो है MS Word सॉफ्टवेयर में अगर यूज करते हैं इस कमांड से, है ना। द वर्ड काउंट कमांड फीचर्स, इसमें डिस्प्ले होता है क्या क्या, नंबर ऑफ वर्ड्स एज वेल एज नंबर ऑफ लाइन भी, ठीक है, कितने लाइन में वो डॉक्यूमेंट है, कितने कैरेक्टर यूज हुआ है, कितने कैरेक्टर मतलब जैसे स्पेस, कोमा, फुल स्टॉप, वो सारा कैरेक्टर्स में आ जाएंगे। पैराग्राफ, कितने पैराग्राफ का डॉक्यूमेंट है, वो सारा चीज उसमें मेंशन हो जाएगा रिबन कमांड में। आगे बढ़ते। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मोस्ट वेब ब्राउजर्स हैव ए होम पेज, ज़्यादातर वेब ब्राउजर का एक होम पेज होता है, ठीक है। हैव द एबिलिटी टू स्टोर यूजर्स फेवरेट वेबसाइट पेजेस, उसका एक एबिलिटी रहता है टू स्टोर द यूजर्स फेवरेट वेबसाइट पेजेस, उसको स्टोर करने का, जो यूजर है उसको स्टोर करने का एक एबिलिटी रहता है वेबसाइट को, पेजेस को। कीप ए हिस्ट्री ऑफ द वेबसाइट्स विजिटेड बाय द यूजर्स, ठीक है। वेब ब्राउजर जो होता है, जैसे वेब ब्राउजर कौन कौन होते हैं, जैसे हमारा गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, आपका बिंग हो गया, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सब वेब ब्राउजर्स होते हैं जिसके जरिए आप वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हो और देख सकते हो वेबसाइट खोल के। तो वेब ब्राउजर का क्या क्या फीचर्स होता है, हर वेब ब्राउजर का एक होम पेज होता है। आप गूगल का पेज खोलोगे तो उसमें गूगल लिख के एक फील्ड आएगा जहाँ पर आप टाइप करोगे URL को और वो सर्च करोगे तो वो पेज खुलेगा, तो एक होम पेज होता है। ये सही है, ए सही है। अब बी, हैव द एबिलिटी टू स्टोर यूजर्स फेवरेट वेबसाइट पेजेस, उसमें आप स्टोर कर सकते हो, बुकमार्क कर सकते हो कौन सा पेज है आपका फेवरेट। ऑप्शन सी, कीप ए हिस्ट्री ऑफ द वेबसाइट्स विजिटेड बाय द यूजर्स, उसमें हिस्ट्री भी रहता है, आप कभी भी कोई भी सर्च करते हैं डाटा तो आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं। ऑप्शन डी, गिव द एबिलिटी टू गो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टू वेबसाइट्स ओपन, वेबसाइट में, उसी वेबसाइट में आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने का भी व्यवस्था रहता है, हाँ है, रहता है। ऑप्शन ई में कहता है प्रोवाइड द यूजर विथ एक्सेस टू इंटरनेट, ये इंटरनेट एक्सेस करने के लिए प्रोवाइड द यूजर को जो है इंटरनेट को एक्सेस करके ही खोला जा सकता है, उसका एक्सेस के लिए वो व्यवस्था रहता है। सही है, तो आंसर होगा 4 ABCD ओनली, सॉरी ABCD, ई नहीं है, ई जो है नहीं रहेगा क्योंकि ई कह रहा है प्रोवाइड द यूजर विथ एक्सेस टू इंटरनेट, ये इंटरनेट को एक्सेस देता है करके नहीं, हालांकि इंटरनेट का एक्सेस के जरिए हम ब्राउजर को खोल सकते हैं, तो ये नहीं होगा, तो ABCD होगा, ठीक है। विंड फार्म आर क्या क्या है, विंड फार्म प्लेसेस वेयर विंड्स ब्लो एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 5 मीटर पर सेकेंड, potential places of wind energy generation, places where winds help in good farming practices, large concentrations of wind generators producing electricity।
विंड फार्म में क्या होता है ना, लार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ विंड जनरेटर्स प्रोड्यूसिंग इंटेंसिटी। जैसे राजस्थान वगैरह में, सॉरी हाँ, राजस्थान का कई इलाका है समुद्र का तटीय इलाका जो है बेसिकली, जहाँ पर विंड एनर्जी को यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, तो उसको विंड फार्म कहा जाता है। नेक्स्ट, अब दो लिस्ट दिया गया है, उसको मैच करना होगा। पॉल्यूशन सोर्स और उसका कैटेगरी दिया गया है। सीवेज कौन सी कैटेगरी में आएगा, सीवेज आपका आएगा सेडिमेंट में। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर कौन सी कैटेगरी में आएंगे, एग्रीकल्चर कैटेगरी जो है आपके प्लांट न्यूट्रिएंट कैटेगरी में आएंगे। पॉल्यूशन सोर्स है, ये किस कैटेगरी का है। नेक्स्ट, लैंड इरोजन, लैंड इरोजन किस कैटेगरी में आएंगे, लैंड इरोजन होने से आपका सेडिमेंट, सॉरी लैंड इरोजन जो है आपका सेडिमेंट में आएगा। इसको क्लियर कर देता हूं। पहला आपका आएगा ए, थर्ड, और बी आएगा 4, 3 आएगा आपका लैंड इरोजन 2, ये आएगा 1। सीवेज जो है हमेशा ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, ये अगर सीवेज पानी में मिलेगा तो पानी का ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर हमेशा प्लांट न्यूट्रिएंट को खत्म करता है। लैंड इरोजन जो है सेडिमेंट को खत्म करता है, सेडिमेंट का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, पावर प्लांट जो है हमेशा थर्मल पॉल्यूशन कॉज करता है, तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन 2। Which of the following are overwhelming evidence of climate change? क्लाइमेट चेंज का एविडेंस है, कौन कौन सा एविडेंस है। इन अलास्का, वेस्टर्न कनाडा एंड ईस्टर्न रूसिया एवरेज टेम्परेचर हैव इंक्रीज्ड बाय ओवर 4% ड्यूरिंग पास्ट 50 ईयर्स। अलास्का, वेस्टर्न कनाडा और ईस्टर्न रूसिया में एवरेज टेम्परेचर जो है 4% से ज़्यादा जो है लास्ट 50 ईयर में बढ़ चुका है। ट्रॉपिकल रीजन्स हैव वार्म्ड मच फास्टर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वो ज़्यादा गर्म हो चुका है, गर्म हो रहा है धीरे धीरे, ज़्यादा तेज़ी से, अकॉर्डिंग तो रिपोर्ट है ना, फास्टर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी वर्ल्ड का जो अदर पार्ट्स है उसके मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा जल्दी वार्म हो रहा है। माउंट किलिमंजारो हैज लॉस्ट 85% ऑफ इट्स फेमस आइस कैप 1915। ओवर द लास्ट सेंचुरी द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर हैज क्लाइम्ड 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर होगा 2, ए, सी एंड डी। पहला ऑप्शन ए, सी एंड डी। दो स्टेटमेंट दिया गया है, एक असर्शन है और रीजन है, तो हम कौन सा करेक्ट है और कौन सा एक्सप्लेनेशन है या नहीं है उसको चेक करेंगे। असर्शन में दिया है मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज बोथ द सेवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स। जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसके चलते ही इंक्रीज हो रहा है, किसका ना, सिवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड। फ्लड का जो फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी जो है वो, फ्लड का फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी जो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ही वो इंक्रीज होता है, ये असर्शन है। रीजन उसका क्या देखते हैं ना, पेव्ड रोड्स, जो रोड के ऊपर हम पेव लगाते हैं, ब्लॉक लगाते हैं, एंड पार्किंग लॉट्स इंक्रीज वाटर इनफिल्ट्रेशन। पार्किंग लॉट में हम कंक्रीट कर लेते हैं फ्लोर को, ये वाटर इनफिल्ट्रेशन इनटू द सॉइल एंड स्लो डाउन द रेट ऑफ रन ऑफ इन द स्ट्रीम्स एंड लेक्स, है ना। ये धीरे धीरे क्या करता है, जो वाटर रन ऑफ है ना स्ट्रीम और लेक में, उसको स्लो डाउन करते हैं। पार्किंग लॉट हो गया, पेव्ड रोड हो गया, ठीक है। इसका आंसर होगा ट्रू, ए होगा ट्रू, ये फॉल्स होगा, ठीक है ना, ये फॉल्स, क्योंकि ये तो ट्रू है, सही है। पार्किंग लॉट और यहाँ पर जो पेव्ड रोड की बात कर रहे हैं तो वो स्लो डाउन नहीं करते हैं वाटर रन ऑफ। द लॉस डैमेज ऑफ फंडिंग in the context of climate change impacts was agreed upon the international community at COP25, COP26, COP27, 27। ये आंसर होगा COP27, ठीक है। आगे बढ़ते, दो स्टेटमेंट है, अब कौन सा करेक्ट है इनकरेक्ट है बताएंगे। स्टेटमेंट 1 में अकॉर्डिंग टू एंशिएंट हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन an aspect of education which is emphasized by the upholders of education in democratic society
इज दैट एजुकेशन शुड बी फ्री एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ठीक है, एंशिएंट हिंदू सिस्टम में एजुकेशन जो है ना, वो ज़्यादातर एम्फासाइज किया जाता था अपहोल्ड के द्वारा कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी है ना, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एजुकेशन शुड बी फ्री एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फ्री प्रोवाइड किया जाए। तो ये करेक्ट था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एन एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन व्हिच इज एम्फासाइज्ड बाय द अपहोल्डर्स ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज दैट एजुकेशन शुड बी कंपलसरी एज फार एज प्रैक्टिकेबल। एजुकेशन जो है फ्री होगा, सेकंड में बोला है कंपलसरी होगा, तो ये भी ट्रू है। तो ये पहले से था, तो ये बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। According to National Educational Policy 2020, the first vertical of Higher Education Commission of India, है ना, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट वर्टिकल है विल बी द नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, नेशनल एजुकेशनल रेगुलेटरी काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। तो नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC है, वो क्या है, फर्स्ट वर्टिकल है। According to National Education Policy document, the teacher must be the locus of basic reforms in the country's educational reform. ये जो है ट्रू है, टीचर जो है लोकस मस्ट बी लोकस द बेसिक रिफॉर्म, वो हमेशा बेसिक रिफॉर्म होता है कंट्री का एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा, स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं, स्टेटमेंट 2 है historically marginalized or the disadvantaged student sections of the society should get paid quality education irrespective of their place of residence। जो historically marginalized है और जो disadvantaged स्टूडेंट है, जिसको सुविधा नहीं मिलता है, वो स्टूडेंट सेक्शन जो है समाज का should get paid quality education, उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जाना चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। उनका जगह के रेसिडेंस के जो रहने का जगह है उनको भेदभाव ना करते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये फॉल्स है, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, तो ये 3 होगा आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज थ्रू ऑल यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशंस ओपन टू गर्ल्स इन 1883। इनमें से कौन सा यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी थ्रू ऑल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस ओपन टू गर्ल्स, वो जो कि जहाँ पर सिर्फ गर्ल के लिए ओपन ही है 1883 में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो ये होगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी, जहाँ पर ओपन टू गर्ल्स, गर्ल के लिए ही एग्जाम के लिए इसे ओपन किया गया था। जुआनजांग visited India and became a student of Taxila University। स्टेटमेंट 2, जुआनजांग visited India and became a student of योगा शास्त्र। तो ये होगा 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। जुआनजांग जो है इंडिया आए थे बट एक स्टूडेंट ऑफ योगा शास्त्र बने थे, स्टूडेंट ऑफ तक्षशिला नहीं बने थे। और दोस्तों एक पैसेज है, पैसेज के रिलेटेड 5 क्वेश्चन है, पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। इंडियन रूलर्स particularly the Pala, the Sena and Sena rulers of Bengal and the Pallava and Chola rulers of South India tried to encourage the trade with China. The Chola ruler Rajendra I sent a naval expedition against Malaya and neighboring countries to overcome their interference in the trade with China. There is evidence to show that there were many seafarers in South India, Odisha, Bengal engaged in the construction of ships. Such shipyards were also located on the west coast including Gujarat. Thus growth of India's foreign trade in the area was based on a strong naval tradition। बहुत छोटा लेटर है दोस्तों, इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। Based on a strong naval tradition including shipbuilding and a strong navy and the skill and enterprise of its traders, the Chinese trade was very favorable to the countries engaged in it.
so much so that in the 13th century the Chinese government tried to restrict the export of gold and silver from China. Indian ships gradually gave way to the Arabs and the Chinese, whose ships were bigger and faster. We are told that the Chinese ships were several stories high and carried 600 passengers apart from 400 soldiers. An important factor in growth of the Chinese ships was the use of primitive mariners mariners compass. जो मेराइन लोगों का कंपास होता है वो प्रिमिटिव होता था. An invention which later traveled from China to the west. तो naval expedition was against Malaya was sent by पाला रूलर, सेना रूलर, पल्लव रूलर, चोला रूलर. कौन किसके द्वारा भेजा गया था? तो यहाँ पर द चोला रूलर राजेंद्र ही भेजा था. तो चोला रूलर होगा आंसर 4. तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका 4. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है स्टेटमेंट 1. ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑलवेज ऑकर्ड इन द चाइनीज शिप्स आज देयर वर ऑलवेज बेटर देन द इंडियन शिप्स. स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट होगा. स्टेटमेंट 2. मालय वाज लोकेटेड इन केरला. मालय केरला में लोकेटेड. मालय expeditions against Malaya, the naval expeditions against Malaya and neighboring countries to neighboring intervention with China. Malaya जो है केरला में लोकेटेड है. नहीं, ये भी गलत है. तो ये आंसर होगा 2. Which of the following factors played an important role in India's trade with China? Shipbuilding in India, strong navy, skill and enterprise with the traders. तो ये कौन सा फैक्टर जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड करने में? तो ऑप्शन होगा ए, बी एंड सी तीनों. शिप बिल्डिंग जो है इंडिया में बनाना, स्ट्रॉन्ग नेवी बनाना, साथ ही साथ स्किल एंड एंटरप्राइज विद द ट्रेडर्स. नेक्स्ट, इंडियन रूलर्स फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ट्राइड टू एनकरेज ट्रेड विद चाइना. किस रीजन से जो है एनकरेज किए ट्रेड विथ चाइना करने में? आंसर होगा आंसर बंगाल, गुजरात, साउथ इंडिया दिया हुआ है. तो आंसर होगा 3, ए एंड सी ओनली. बंगाल और साउथ इंडिया यहाँ से एनकरेज किया गया. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है. सीपीआर्स इन इंडिया वे आर लोकेटेड एट बंगाल, उड़ीसा, साउथ इंडिया, गुजरात. कहाँ पर लोकेटेड है सीपीआर? बंगाल में लोकेटेड है, सही है. उड़ीसा में लोकेटेड है, सही है. साउथ इंडिया में भी लोकेटेड है, सही है. गुजरात में भी लोकेटेड, सही है. तो ये चारों ऑप्शन जो है ठीक है. तो ए, बी, सी एंड डी. तो दोस्तों यही ख़त्म होता है आज का जो प्रैक्टिस सेशन. आज के प्रैक्टिस सेशन के दौरान हमने सारे तरह के क्वेश्चन टच किए. ये 2 मार्च का जो है मॉर्निंग सेक्शन का पेपर था. और आप लोगों को बता दूं, मैं ऐसे ही जो दिसंबर हमारा जो एग्ज़ाम है, दिसंबर का जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, उससे पहले जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा. इससे ना केवल मेरा प्रैक्टिस होता है बल्कि आप लोगों का भी प्रैक्टिस हो जाता है. तो इसीलिए उम्मीद करता हूँ आप सब लोग के लिए ये इफ़ेक्टिव रहा. तो और कैसे बेहतर हो सकता है प्रैक्टिस सेशन, कमेंट के जरिए आप लोग श्योर इसको बताना. इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आगे आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो तैयार करके भी मैं दे सकता हूँ. मैं सोच भी रहा हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, जैसे कि एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी, एग्ज़ाम के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी रहेगा और इवन क्या क्या पेपर्स कवर होंगे, पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चंस कवर होंगे, तो उसके बारे में बताऊंगा. और हर पेपर का जो टॉपिक्स है वो टॉपिक को भी एलाबोरेटली पीपीटी फॉर्म में आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा. तो आप लोग सजेशन दीजिएगा कैसे क्या करना होगा, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे. तो यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच.